लेट्स स्टार्ट। हम लोग अब देखिए, सबसे पहले हम सब लोग को ज्ञात है कि अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो मेनली हम लोगों का जो फोकस रहेगा वो कौन सा क्वेश्चंस के ऊपर होंगे, बोलिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। ऑनलाइन विद्यार्थी जिनको भी पीडीएफ चाहिए मेरे मोबाइल नंबर पे आप कमेंट कर लीजिए, आप मैसेज कर लीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर पे, व्हाट्सएप मैसेज। वहां पे आप अपना नाम, अपने गांव या अपने सिटी का नाम लिख करके हमको मैसेज कर दीजिएगा, आपको प्रोवाइड हम पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी बच्चे लोग को ज्ञात है कि क्लास 10th में जो मैथ्स में जो चैप्टर्स पढ़ना है, क्लास 10th में जो मैथ में जो चैप्टर पढ़ना है वो आपका चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सी संख्या। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। बोलिएगा, वास्तविक संख्या को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। जो आपका चैप्टर नंबर सेकंड है, जो आपका चैप्टर नंबर सेकंड है जो आप लोगों को पढ़ना है वो आपका कौन सा है, बोलिएगा। चैप्टर नंबर सेकंड कौन सा है, बहुपद। और बहुपद को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं, बहुपद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है। चैप्टर नंबर जो थर्ड है इसको हम लोग बोलते हैं कौन चर वाले, दो चर वाले कौन सा समीकरण, गुड, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले कौन सा समीकरण, रैखिक समीकरण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलाता है लीनियर इक्वेशन इन, लीनियर इक्वेशन इन कितना वेरिएबल, टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन कितना वेरिएबल, टू वेरिएबल। जो चैप्टर नंबर आपका फोर्थ है आपके सिलेबस का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। इसको क्या बोलता है, बोलिए, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण को अंग्रेजी में बोलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलता है, बोलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, इसी प्रकार से आप लोगों को जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसी प्रकार से आपको टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो पढ़ने हैं वो कितना पढ़ना है, बोलिए, 15 पढ़ना है। हम लोगों का प्रयास है क्या कि हम लोग आज से इस क्रैश कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं, तो क्रैश कोर्स की जो शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 से करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन कितना वेरिएबल, टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोग चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग का सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 आप लोग को पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 3 के बाद फिर स्टार्ट करेंगे आप लोगों के कक्षा में बहुपद, और बहुपद के बाद फिर आप लोग को स्टार्ट करेंगे कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण। ये हम लोग का अप्रोच रहने वाला है। ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो आपका सब्जेक्टिव के फॉर्म में जो भी हम क्वेश्चंस करवाएंगे तो इसमें टोटल चैप्टर्स आपके होंगे 15, लेकिन 15 का 15 टोटल चैप्टर मेरे द्वारा नहीं पढ़ाया जाएगा। इसमें जो हमारे सहयोगी हैं मनीष सर, कुछ चैप्टर्स जो होंगे उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम चैप्टर इसमें 10+ चैप्टर्स जो होंगे उनमें हमारे द्वारा डील किया जाएगा, और 4 या 5 चैप्टर जो है वो मनीष सर डील करेंगे। लेकिन मेनली फोकस क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम अपना टोटल चैप्टर डील कर लेंगे और बाकी जो भी चैप्टर्स बचेगा फिर अगले टीचर उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है, जो आज हम लोग का टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, बोलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, और यही से हम लोग शुरुआत करेंगे। क्लास का मोड कैसा रहेगा, जो हम लोग को क्लास चल रहा है उस क्लास का मोड कैसा रहेगा, क्लास का मोड सिंपल रहेगा कि सबसे पहले क्या काम करेंगे, इस चैप्टर्स के जितने भी मेन पॉइंट्स हैं, इस चैप्टर के जितने भी मेन पॉइंट्स हैं, या फिर इसी मेन पॉइंट्स को आप कह सकते हैं और भी कि इस चैप्टर्स में जितने भी फार्मूला हैं, इस चैप्टर्स में जितने भी फार्मूला अवेलेबल है, तो सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग इसके टोटल मेन पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, और मेन पॉइंट्स के चर्चा करने के साथ साथ टोटल इस चैप्टर के फार्मूला का चर्चा करेंगे। और ये चर्चा होने के बाद हम लोग क्या काम करेंगे, जो आपका अनुभवी शिक्षकों के देख रेख में, निगरानी में जो ये सीट तैयार किया गया है, जो स्पेशली बोर्ड के लिए बहुत मस्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोग क्या काम करेंगे, इसके क्वेश्चंस का क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलिए लेट्स स्टार्ट। हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। आइए देखिएगा,
चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। बताइएगा सर इसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? अभी आप लोग से डिस्कस किया गया है, क्या बोला जाता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए सर यहां पे एक टर्म आया है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। यहां पे एक टर्म आया है, कौन सा टर्म है देखेंगे थोड़ा सा फोकस करके। इसमें एक टर्म आया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं टू वेरिएबल, ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है कितना चर? दो चर। इसका मतलब हुआ कि आप लोग क्लास 7 और 8 में पढ़ करके आए हैं कि पद मेनली दो प्रकार के होते हैं। पद मेनली कितने प्रकार के? दो प्रकार के। नंबर जो फर्स्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा पद? चर पद। जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं चर पद को कौन सा टर्म? वेरिएबल टर्म। कौन सा टर्म बोलते हैं? वेरिएबल टर्म। और जो दूसरा आपका पद होता है, दूसरे पद को बोलते हैं कौन पद? अचर पद। जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कौन सा टर्म? कांस्टेंट टर्म। कौन सा टर्म बोलते हैं? कांस्टेंट। देखिएगा सर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर के देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा सबसे जो पहला पद होता है जिसको बोलते हैं चर पद और दूसरा होता है अचर पद। जैसा कि आप लोगों के कक्षा में पहले डिस्कस किया गया है, आप लोगों के कक्षा में पहले बताया गया है, क्या बताया गया है कि चर पद जो आपका होता है वो एक ऐसा, इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में वेरिएबल। ये आपका ऐसा टर्म होता है जिसका वैल्यू इक्वेशन टू इक्वेशन वैरी करता हो, समीकरण टू समीकरण जो है उसका मान अलग अलग होता हो। आप लोग देखते होंगे कोई क्वेश्चंस वगैरह में आप देखिए, अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह आप डील करते हैं तो कहीं कहीं पर आप देखते होंगे कहीं पर x का मान किसी क्वेश्चन में 2 आता है, किसी क्वेश्चन में x का मान 5 आता है, किसी क्वेश्चन में x का मान -1/2 आता है। मतलब जैसे जैसे क्वेश्चंस आपका बदलता है वैसे वैसे उसका मान भी जो है वो क्या करता है? वैरी करता है, वैरी करता है, अलग अलग होता है। इसीलिए इसका नाम जो है वो क्या रखा गया? वेरिएबल। और अगर वेरिएबल्स का एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे तो आपका हो जाएगा x, y, z, ये सब जितने भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो आपको होंगे वो किसके एग्जांपल्स होंगे? बोलिए चर पद यानी वेरिएबल्स के। इसको हम लोग कर सकते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। नंबर दूसरा कौन सा पद होगा? बोलिए अचर पद। अचर पद जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? कांस्टेंट टर्म। जो बच्चे स्मार्ट होंगे, चेहरे से नहीं माइंड से, जो बच्चे चेहरे से नहीं माइंड से स्मार्ट होंगे वो इसके अंग्रेजी वाले टर्म को देख करके पकड़ सकते हैं। क्या पकड़ सकते हैं भाई? पकड़ सकते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अस्थिर रहना, जिसका मान बदलता नहीं हो, वो बिल्कुल निश्चित रहता हो। उसका एग्जांपल्स के रूप में जैसे हम बोलते हैं एज एग्जांपल 5 है तो 5 का जो वैल्यू है वो बिल्कुल आपका स्थिर रहेगा। आप इसको कहीं भी रखिए, किसी भी इक्वेशन में रखिए, जोड़ में रखिए, घटाव में रखिए, गुणा में, किसी में भी रखिए, इसका वैल्यू 5 का 5 ही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। 5 हो गया कुछ भी, -1 हो गया, -2, ये जो भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हो गए? बोलिए कौन से पद होंगे? अचर पद। सर आप ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो यहां पर ये चर और अचर का चर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ा? चर और अचर का जो चर्चा करने का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि चैप्टर का नाम ही शुरू होता है कौन चर से? दो चर से। कितने चर से? दो चर से। मतलब इसमें जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे इस क्वेश्चन में, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे वो वेरिएबल का संख्या कितना होगा? बोलिए 2 होगा। वेरिएबल का संख्या कितना होगा? 2 होगा। मतलब जैसे एज एग्जांपल के रूप में, एज एग्जांपल XY हो सकता है, एज एग्जांपल YZ हो सकता है, एज एग्जांपल और भी कुछ इसमें हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपका इस प्रकार से आपको हम डिफरेंस समझाए, आपको अंतर बताए, किसमें? चर पद और कौन से पद में? अचर पद के रूप में। चर पद और किस रूप में? अचर पद के रूप में। चलिए सर इसमें अब मेन पॉइंट्स के रूप में इस चैप्टर में हम लोग और आगे अग्रसर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का। बोलिए सर कौन सा रूप जानने का कोशिश करेंगे? व्यापक रूप। कौन सा रूप? व्यापक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण का कौन सा रूप? व्यापक रूप। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वहां पर क्या होता है? बोलिएगा a1x
प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0। मतलब इसमें चाहे आपका वेरिएबल टर्म्स हो चाहे आपका कांस्टेंट टर्म हो, सारा का सारा जो टर्म होता है वो आपका एक पार्ट में होता है और दूसरा पार्ट में केवल क्या होता है, शून्य होता है। कब? जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में लिखते हैं तब। बताइए दूसरा समीकरण कौन सा है, बताइएगा क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होता है, 0। देखिए अगर इसको आप सपोज करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं और इसको सपोज करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड मानते हैं, तो आप देखिए गौर कीजिएगा, इक्वेशन नंबर जिसको हमने फर्स्ट माना उसके जितने भी टर्म्स हैं, जैसे सपोज करते हैं एक टर्म्स आपका हो गया a1, दूसरा टर्म्स हो गया आपका b1, तीसरा टर्म्स हो गया c1। देखिए अगर इक्वेशन फर्स्ट है तो इसमें सब जगह पर 1 1 1 ऐड किया हुआ है। इसका मतलब ये जो डिजिट आपका a b c का जो वैल्यू होगा वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का वैल्यू है। ठीक है, अगर सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन आप क्या बोलिए, a2x प्लस कौन भाई, b2y प्लस क्या, c2। सारे टर्म में चाहे a b हो चाहे b हो चाहे c हो, सारे टर्म में आपका कितना लिखा हुआ है, बोलिए 2 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 2। इसका मतलब ये सूचित कर रहा है कौन से टर्म को, सेकेंड टर्म को, मतलब कहने का मतलब सेकेंड इक्वेशन को सूचित कर रहा है। तो बताइए इसमें जो आपका, बताइएगा सर इसमें जो आपका कौन कौन सा, इसमें a1 b1 c1 a2 b2 और कौन, बोलिए और कौन सा, c2। देखिए सर a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये जो तीनों का तीनों जो आपका है a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये जो भी है आपका, ये सारे के सारे कौन से पद होते हैं, बोलिए कौन से पद होते हैं, सारे के सारे अचर पद होते हैं। या फिर सिंपली कहीं कहीं पर बुक इसको अचर पद ना लिख करके इसको सिंपली लिखता है कि ये सारे के सारे आपके कौन से संख्या होते हैं, कौन संख्या, वास्तविक संख्या। इसके आगे जो भी डिजिट्स होते हैं उस सारे डिजिट्स जो होते हैं वो सूचित करते हैं कौन से संख्या को, वास्तविक संख्या को। इसके बाद क्या देखते हैं, अगर मेन पॉइंट्स के रूप में हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो इस चैप्टर्स में क्या है, ये जो वास्तविक संख्या जो भी आया उसके अनुपात के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अनुपात के बारे में पढ़ना है। अनुपात के बारे में कैसे पढ़ना है, जैसे इसके बारे में चर्चा किया गया, सबसे जो आपका नंबर फर्स्ट अनुपात था वो क्या होता है, बोलिए a1 बाई इज इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू क्या होता है, बोलिए b1 बाई b2। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। बताइए इसका जो आपका होगा, दो चीज देखेंगे इसमें, सबसे पहले इसका क्या देखेंगे, हल, और दूसरा देखेंगे इसका क्या, बोलिए इसका क्या देखेंगे, ग्राफ। मतलब अगर इक्वेशन इस प्रकार का होगा तो इसका हल किस प्रकार का होगा और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बोलिए अगर इक्वेशन जो हो, अगर वास्तविक संख्या का अनुपात a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 के रूप का हो तो इसका क्या होता है, बोलिए इसका हल कैसा होगा, कैसा होगा, इसका कैसा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कौन हल, एक हल। और आप लोग एक शब्द के बदले अनेक शब्द पढ़े हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, बिल्कुल एकलौता जिसको बोल सकते हैं, जो बिल्कुल एकलौता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या बोलते हैं, अद्वितीय। क्या बोलते हैं, अद्वितीय। तो बोलिए या तो कह सकते हैं इसका एक हल होगा या फिर इसका कौन सा, या फिर इसका कौन हल होगा, अद्वितीय। लेकिन पता है बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहते हैं, अद्वितीय हल देखते हैं इसका मतलब समझते हैं एक से अधिक हल, लेकिन रियलिटी वो नहीं है। ठीक है, अद्वितीय हल कहने का मतलब, अद्वितीय हल कहने का मतलब सिंपली कितना हल, एक हल। और आप लोग सारे बच्चों लोग को ज्ञात है कि अगर हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ उसका हमेशा कौन रेखा होता है, बोलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हम लोग ग्राफ खींचते हैं वो ग्राफ हमेशा कौन रेखा होता है, तो एक समीकरण का एक सरल रेखा, तो दो समीकरण का दो सरल रेखा। तो अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा तो इसका एक हल होगा, या कह सकते हैं इसका द्वितीय हल होगा, और इसका जो ग्राफ होगा वो एक दूसरे को कितने बिंदु पर, कितने बिंदु पर, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, और यहां पर x का मान भी एक होगा, एक होगा, और y का मान भी एक होगा। इसीलिए कहा जाता है इसके कितने हल होंगे, एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल। इसके बाद आप लोग को दूसरे अनुपात के बारे में भी आप लोग के साथ कक्षा में चर्चा किया गया है। कौन सा है बोलिएगा सर, a1 बाई
इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। क्या बताइए, चर्चा किया गया है। कौन संख्या का अनुपात है? वास्तविक संख्या का। तब बोले A1 बाई इज इक्वल टू B1 बाई इज नॉट इक्वल टू C1 बाई। तो आप बताएं सर, इसका हल कैसा होगा? कैसा होगा? क्या होगा? इसका होगा आपका, कुछ बच्चे कह रहे हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं होगा, इसका क्या होगा बोलिए? क्या होगा? इसका आपका होगा कोई हल नहीं। आप लोग देखिए, अब आप लोग बच्चे स्मार्ट हैं, आप देखे हैं कि अगर एक हल होगा तो ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अगर यहां पर कोई हल नहीं होगा तो यहां पर ग्राफ कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? एक भी बिंदु पर नहीं। तो क्या हो जाएगा? अगर एक भी बिंदु पर नहीं प्रतिच्छेद करेगा तो ये ग्राफ जो होंगे वो कैसा होगा बोलिए? समांतर। तो बताइए, इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो आपका कौन रेखा होगा? बोलिए कौन रेखा? और इसको क्या बोलेंगे? गुड, इसको बोलेंगे कौन रेखा? इसका ग्राफ कौन रेखा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। तो सुनिएगा सर, जब एक हल होगा, यहां देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 2 से 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जो 2 से 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो इसी अनुपात से बेस्ड होते हैं, इसी अनुपात के ऊपर बेस्ड होते हैं। 2 से 3 प्रश्न, ठीक है? तो इसको ध्यान देंगे। तब बोलिए, अगर A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, बोलिए इसका क्या होगा? कोई हल? कोई हल? बोलिए सर, हल कब होता है? जब दोनों रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तब। तो अगर इसका कोई हल नहीं है, इसका मतलब दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगे? समांतर होंगे। तो बोलिए ये कैसा इसका ग्राफ बनेगा? समांतर रेखा। कैसा ग्राफ बनेगा? और बोलिए जब एक हल होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा? प्रतिच्छेदी। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? कितने बिंदु पर? अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो एक हल, और अगर एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं किया तो कोई हल नहीं। या फिर कह सकते हैं उसका ग्राफ जो बनेगा कैसा बनेगा? समांतर रेखा। एनी कंफ्यूजन? कोई दिक्कत? बताइए सर, नंबर 3 अनुपात आप लोगों के साथ चर्चा किया गया है क्या? क्या था सर बोलिए? A1 बाई इक्वल टू इज इक्वल्स टू A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 इज इक्वल्स टू C1 बाई। बताइए सर, इसमें कितने हल होंगे? क्या होंगे? इसको किताब के भाषा में बोलते हैं अपरिमित रूप से। अपरिमित रूप से क्या? अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर? अगर सुनिए, अगर पहला ग्राफ इस प्रकार से बना सरल रेखा, और जो दूसरा ग्राफ बनेगा वो इसी के ऊपर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब इसमें x और y के मान कुछ होंगे कि बहुत सारे होंगे? बहुत सारे। इसीलिए इसको बोलते हैं अपरिमित रूप से कौन हल? अनेक हल बोलते हैं ना सर। अब बताइए, अगर ये ग्राफ ऐसा हो गया तो इसको हम लोग मैथ के भाषा में कौन रेखा क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? ये आपका होता है क्या? समपाती। क्या होता है? समपाती। देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स का ये आपका मेन पॉइंट्स है, और बहुत बार ये क्वेश्चन सुनिएगा सर, कभी हल को लेकर के, कभी ग्राफ को लेकर के, और कभी अनुपात को लेकर के बहुत बार इससे प्रश्न पूछा जाता है। खास करके ऑब्जेक्टिव तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से हो जाता है। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, A1 बाई इज नॉट इक्वल टू B1 बाई। बताइए इसके कितने हल? या कह सकते हैं अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल, अद्वितीय हल। कौन सा हल? कौन सा हल? और इसका ग्राफ कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा अनुपात क्या? A1 बाई इज इक्वल टू B1 बाई इज नॉट इक्वल टू C1 बाई। इसके कितने हल होंगे? अगर कोई हल नहीं होगा तो ग्राफ को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? एक भी बिंदु पर नहीं करेगा। और इसको, और ये जो ग्राफ बनेगा वो कौन रेखा? कौन रेखा? नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नंबर 3 इक्वेशन की तरफ। A1 बाई इज इक्वल टू B1 बाई इज इक्वल टू C1 बाई। इसके क्या होंगे? अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से। अगर अनेक हल होगा मतलब x का मान भी बहुत सारा होगा और y का मान भी बहुत सारा, तो इसका ग्राफ जो होंगे वो एक दूसरे पर होंगे, और ये आपका कौन रेखा होगा? समपाती रेखा। एनी कंफ्यूजन? चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स वगैरह क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करके और पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे। ऑफलाइन स्टूडेंट क्या काम करेंगे? जल्द से जल्द बोर्ड से पेन डाउन करेंगे। तो इसको ज्यादा लंबा और नहीं खींचेंगे, ठीक है ना?
हम लोग फर्स्ट वीडियो को, पहला वीडियो को हम लोग यहीं पर अंत करते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। कुछ मेन पॉइंट्स वगैरह बच गया है, समीकरण को हल करने की विधि उसका चर्चा करेंगे और कल से क्वेश्चन वगैरह पर हम लोग क्या काम करना शुरू करेंगे। आप लोग प्रयास करेंगे, बच्चे लोग आप लोग प्रयास करेंगे कि आप लोग को जो हार्ड कॉपी के रूप में जो सीट दिया गया है, हार्ड कॉपी के रूप में जो सीट दिया गया है, वो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 1 से लेकर के हार्ड कॉपी के रूप में जो आप लोग को सीट दिया गया है, बच्चे लोग ऑफलाइन विद्यार्थियों को जो हार्ड कॉपी के रूप में सीट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक है। बच्चे लोग ध्यान देंगे, हार्ड कॉपी के रूप में जो सीट मिला आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक है। इसको आप लोग क्या काम करेंगे, कल बना करके आएंगे। कल बचा हुआ पार्ट्स का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बाकी फिर हम लोग क्या काम करेंगे, चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और साथ साथ में कमेंट करें और अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए, धन्यवाद।